करियर प्लानिट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हम लोग का लेक्चर 8 और चैप्टर 3 है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पोषण और शोषण को हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ये हम लोग का चैप्टर 3 है जिसका नाम है परिवहन। तो परिवहन के नाम से ही स्पष्ट है कि परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो यहाँ पे हम अपने लाइफ में सामान को ले जाते हैं, लेकिन ये हमारे कोशिकाओं में, पौधों के कोशिकाओं में या फिर जंतुओं के कोशिकाओं में कुछ न कुछ ले जाने की बात यहाँ पर हो रहा है। तो उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है देखेंगे कि परिवहन की ज़रूरत क्यों पड़ी, पौधा में किस प्रकार से परिवहन होता है, जंतु में किस प्रकार से परिवहन होता है, और मनुष्य में किस प्रकार से परिवहन होता है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखने वाले हैं। टर्म परिवहन को समझने से पहले हम लोग को सबसे पहले एक एक्टिविटीज़ होता है, उसका नाम है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या उपापचय क्रिया। इस क्रिया को हम लोग समझेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है। तो उपापचय क्रिया एक कंस्ट्रक्टिव क्रिया है, मतलब कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कुछ न कुछ आपके शरीर में बनता है, और एक होता है एनाबोलिक जो है डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है, मतलब एनाबोलिक में कुछ न कुछ टूटता है। तो यहाँ पे हमको उपापचय के बारे में देखना है, मेटाबॉलिक के बारे में, जहाँ कुछ न कुछ बनेगा, फॉर्मेशन होगा हमारे शरीर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उपापचय। इसमें होता क्या है कि इसके द्वारा, उपापचय क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में भोजन को ऊर्जा के रूप में बदला जाता है, जिससे हमारे कोशिका को ईंधन की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, उपापचय क्रिया का जो नियंत्रण होता है हार्मोन और तंत्रिका तंत्र के द्वारा उपापचय क्रिया का नियंत्रण किया जाता है। उपापचय क्रिया में पाचन में एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को ऐसे अणु में तोड़ता है जो उत्तक, जीव द्रव और नई कोशिका के निर्माण में सहायक होता है। साथ ही साथ पोषण, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण आदि क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा का भी उत्पादन करता है, इसी मेटाबॉलिक या उपापचय क्रिया के द्वारा। उपापचय क्रिया के दौरान कोशिका में कुछ अनुपयोगी तथा हानिक पदार्थ का उत्पादन भी हो जाता है, जिसको लगातार हमारे शरीर से या कोशिका से हटाना पड़ता है। तो उसी हटाने तथा ले जाने की प्रक्रिया में परिवहन की ज़रूरत पड़ती है, और इस प्रकार हम लोग को हमारे शरीर में परिवहन, जो कुछ खाद्य पदार्थ है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, और यह अनुपयोगी जो पदार्थ है उसको हमारे शरीर से बाहर करना परिवहन कहलाता है। तो परिवहन का यदि हम समान डिफिनीशन देखेंगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों का प्रत्येक कोशिकाओं में पहुँचाना तथा हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को कोशिका से निकालकर उसे उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। यहाँ पे गंतव्य स्थान कहलाने का मतलब ये होगा कि जहाँ से उस पदार्थ का निष्कासन होता है। तो ये परिवहन था, और अब हम लोग देखेंगे कि पौधा में किस प्रकार से परिवहन होता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि पौधा हो या जंतु, सब एक तो होता है कि जटिल और एक होता है सरल वाले पौधे। तो जटिल वाले पौधे को हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय पौधा, और सरल वाले पौधों को एक कोशिकीय पौधा। तो जब हम बात करेंगे एक कोशिकीय पौधा के बारे में, जैसे कि युगलिना हो गया, और निम्न वर्ग के बहुकोशिकीय पौधा जैसे कि शैवाल हो गया, इस दोनों में जो परिवहन होता है, चाहे आप बात करेंगे युगलिना या चाहे शैवाल का, तो इसमें जो परिवहन की प्रक्रिया होती है, इसमें परिवहन की प्रक्रिया विसरण के द्वारा होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि विसरण में किस प्रकार से परिवहन होता है, और क्यों केवल एक कोशिकीय पौधा में विसरण के द्वारा ही होता है। तो जब बात करेंगे आप जटिल बहुकोशिकीय पौधा में परिवहन के बारे में, तो जल और खाद्य पदार्थ का परिवहन के लिए खास प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है जटिल पौधे में, और जिस परिवहन तंत्र का नाम जाइलम और फ्लोएम है। अब ये विसरण प्रक्रिया क्या है? विसरण प्रक्रिया चूँकि छोटे छोटे पौधों में होता है, एक कोशिकीय जीव के पौधे में उसकी तना उतना लंबी नहीं होती है, जिसके कारण उसके जल और खनिज लवण को ज़्यादा दूरी तय नहीं करना पड़ता है। इसी कारण विसरण केवल एक कोशिकीय पौधा में ही होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे लंबे वृक्ष के पौधे में, जिसका तना बहुत बड़ा होता है, जिसके जड़ से लेकर पत्ती तक जल और खनिज लवण दूरी तय करने में असमर्थ होता है, तो उस प्रकार से
लंबे वृक्षों में विसरण के द्वारा नहीं होता है। लंबे वृक्षों में जो परिवहन होगा ये संवहन ऊतक के द्वारा होता है। उस संवहन ऊतक का नाम है जाइलम और फ्लोएम। चूँकि लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में जड़ से तना तक होते हैं, जो जड़ से तना होते हुए पत्तियों तक पहुंचते हैं और पत्तियों में सिरा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो यदि हम स्पेशली देखेंगे कि किस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम दिखाई पड़ते हैं, तो जब आप एक इस टाइप का पत्ती ले लीजिए, इस टाइप का एक पत्ती हो गया और ये बीच में इसका सिरा, जब आप देखे होंगे तो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे जाइलम फ्लोएम ही है। ये जो साइड वाला ये सिरा इसको बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम ही है। तो क्या करता है कि जाइलम और फ्लोएम लंबी लंबी नलिका के रूप में जड़ से तना तक बिखरे रहते हैं और जो पत्तियों तक पहुंचाते हैं, पत्तियों में सिरा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जल और खनिज लवण का अवशोषण जड़ के द्वारा किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि वृक्ष जो है CO2 वगैरह वायुमंडल से लेता है, लेकिन जल और खनिज लवण जो है भूमि से, मिट्टी से प्राप्त करता है। लेकिन जल और खनिज लवण का अवशोषण जड़ से लेकिन पत्तियों तक पहुंचाया जाता है जाइलम नाम के संवहन ऊतक से। अभी यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम बताए थे, तो जल और खनिज लवण का जो परिवहन होता है जाइलम ऊतक से। प्रकाश संश्लेषण से खाद्य पदार्थ का निर्माण पत्तियों में होता है। कहाँ पे? पत्तियों में होता है। और जहाँ पे ये खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, उस खाद्य पदार्थ को पौधा के विभिन्न भाग में फ्लोएम के द्वारा पहुँचाया जाता है। अब जाइलम और फ्लोएम को थोड़ा सा विस्तृत में हम लोग देख लेते हैं। जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन जड़ से तना तक तथा पत्तियों में लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में बेलनाकार के रूप में होता है। जाइलम में केवल ऊपर की ओर ही जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। केवल और केवल एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में जाइलम और खनिज लवण का जल और खनिज लवण का परिवहन करते हैं। और यह जो जाइलम होता है, जाइलम एक मृत कोशिका भी होती है और यह केवल ऊपर की ओर ही गति करती हुई होती है। लेकिन जब बात करेंगे हम फ्लोएम की, तो फ्लोएम में सबसे पहली बात, ये ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, दोनों तरफ जो है परिवहन करते हैं। और ये मूलतः पत्तियों में जो खाद्य पदार्थ बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, भी हमने बताया था, उसका परिवहन करता है। तो जो खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है जाइलम फ्लोएम के द्वारा और जल और खनिज लवण के द्वारा जाइलम के द्वारा होता है। तो चालनी कोशिका, इसमें फ्लोएम में चालनी कोशिका पाया जाता है और पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ का ये परिवहन करते हैं। इसमें छिद्र द्वारा, इसमें उपस्थित इसमें एक छिद्र होता है, छिद्र के द्वारा इसमें खाद्य पदार्थ जीव द्रव में मिलते हैं और जहाँ जीव द्रव से एक कोशिका से होती है दूसरे कोशिका में पहुँच जाती है। यह एक जीवित कोशिका होती है। जाइलम मृत कोशिका और फ्लोएम जीवित कोशिका। इसमें परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है। पौधा में जो मुख्य खाद्य पदार्थ होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। और यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया। अब इस पिक्चर में हम लोग जाइलम और फ्लोएम को थोड़ा सा ठीक से समझेंगे। जब आप देखेंगे, जब आप देखेंगे इस वाले पिक्चर को ध्यान से, तो यहाँ पे जाइलम वेसल्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वन वे ओनली है। मतलब जाइलम केवल और केवल ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और यहाँ पे जो आप ये रेड कलर का देख रहे हैं, ये वाले, ये क्या है? वाटर और मिनरल, जल और खनिज लवण है। तो वही बात बताए, यहाँ पे भी दर्शाया गया है कि जाइलम जो है खनिज लवण और जल का परिवहन केवल और केवल ऊपर की ओर करते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे फ्लोएम की बात करेंगे, तो आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले ये छिद्र है। इसी छिद्र के द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका में खाद्य पदार्थ का आवागमन होता है। ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है, एक जगह से एक कोशिका से दूसरे कोशिका में परिवहन करता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो ये दो दिशीय होता है और ये एक दिशीय होता है। तो यहीं पे मूल अंतर होता है जाइलम और फ्लोएम में। एक और पिक्चर से आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रूट है, रूट से होते हुए यहाँ पे क्या है? जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम रूट। मतलब क्या? ये जो जाइलम कोशिका है, ये क्या करता है? ये जाइलम कोशिका जो है जल में भूमि में खनिज लवण का परिवहन केवल और केवल ऊपर की ओर कर रहे हैं। आपको ये जो तीर का निशान दिखा रही है, ऊपर की ओर और एक दिशा में। जैसे यहाँ से आ गया पत्ती में, और पत्ती में अभी बताए थे कि इस टाइप का जो संरचना पाया जाता है, ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो ये जाइलम हो गया। लेकिन जब आप बात करेंगे फ्लोएम का, तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप यहाँ पे फ्लोएम जो है, फ्लोएम
प्रकाश संश्लेषण में जो खाना बनता है वो केवल पत्ती में, और ये पत्ती से, ये जड़ से लेते हैं। जाइलम क्या करते हैं, जड़ से पहुंचाते हैं ऊपर की ओर, और फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम का कार्य तो पत्ती में ही होता है, तो पत्ती से ये क्या करते हैं, जड़ में भी भेजते हैं, और अन्य तना जो ऊपर में होता है, चूँकि खाद्य पदार्थ कहाँ पे होता है, पौधों के पत्तियों में। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ बनता है, यहाँ से क्या करता है, इसको इधर भी देना रहता है, इधर भी देना रहता है, क्योंकि पौधों के, इस पौधा का पोषण कब होगा, जब यहाँ भी खाद्य पदार्थ पहुँचेगा और यहाँ भी खाद्य पदार्थ पहुँचेगा, तब इस पौधा का पूर्ण रूप से पोषण होगा। इसीलिए फ्लोएम जो है ऊपर और नीचे दोनों दिशा में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। तो उम्मीद करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम का जो मुख्य क्रिया है आप समझ गए होंगे। अब नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से देखें। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहीं से वाष्प उत्सर्जन होता है, और ये पत्ती है, पत्ती से ही वाष्प उत्सर्जन होता है, तो उसी के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये जाइलम और फ्लोएम का जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार से काम करता है, देखिए। सबसे पहले परिवहन में जल, पौधा में जो परिवहन होता है, जल, खाद्य पदार्थ और खनिज लवण का परिवहन, केवल 3 चीज़ का परिवहन होता है, जल का, खाद्य पदार्थ का और खनिज लवण का। इसमें स्थानांतरण और वाष्प उत्सर्जन 2 क्रिया होता है, एक तो स्थानांतरण तो एक वाष्प उत्सर्जन। स्थानांतरण में क्या होता है कि जो घुलित पदार्थ होता है, जो भी घुला हुआ पदार्थ होता है, उसका एक अंग से दूसरे अंग होता है, लेकिन वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है। जल का अधिकांश मात्रा जो है जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जितना भी पौधे की जड़ का जरूरत होता है उसका अधिकांश मात्रा किससे, जड़ से अवशोषित करते हैं। लेकिन पौधा जितना अवशोषित करता है उसका 10% ही अपने काम में लेता है, बाद बाकी 90% पौधा जो है उस जल को वाष्प के रूप में पत्तियों की सतह से मुक्त करता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन पौधों में छोटे छोटे पौधा में क्या होता है, पौधा के जो पत्ता होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र के रंध्र होते हैं, रंध्र से ही होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। एक मकई का एक पौधा एक दिन में 3 से 4 लीटर जल का उत्सर्जन करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने पौधा जो है एक दिन में पानी निकालते हैं। सेब का एक पौधा एक दिन में 10 से 20 लीटर पानी जो है उत्सर्जित कर सकता है। और कुछ देख लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा एक पत्ती जो है, पत्ती का जितना भार होता है, एक पत्ती अपने भार के बराबर 1 घंटा से कम समय में पानी का उत्सर्जन कर सकता है। वाष्प उत्सर्जन में एक पत्ती का जितना भार है अपने भार के बराबर 1 घंटा से कम समय में पानी का उत्सर्जन कर सकता है। साथ ही साथ एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार से 100 गुना ज़्यादा जल को मुक्त करती है। तो आप समझ सकते हैं कि वाष्प उत्सर्जन पौधा के लिए कितना हानिकारक है। वाष्प उत्सर्जन का महत्व क्यों है, वाष्प उत्सर्जन के कारण ही जड़ से लेकर चोटी तक जल का परिवहन होता है, ठीक है। उसके बाद खनिज लवण का परिवहन तथा पौधे में ताप नियंत्रक में ये सहायक होता है। खनिज लवण का जो परिवहन होता है, खनिज लवण का परिवहन और जल का परिवहन भी वाष्प उत्सर्जन के द्वारा तथा पौधे में ताप का नियंत्रण में भी यह सहायक होता है। पौधे के प्रत्येक भाग में पोषण और विकास के लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है। निम्न वर्गीय जो पौधा होता है, जो छोटे एक कोशिकीय पौधा होता है, वो क्या करते हैं कि अपना प्रत्येक अंग में, प्रत्येक कोशिका में खुद खाद्य पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन उच्च वर्गीय पौधा में यह क्षमता नहीं होती है। इसलिए उच्च वर्गीय पौधा में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण एक भाग से दूसरे भाग तक होते रहता है, और यह कार्य जाइलम और फ्लोएम करता है। इसीलिए परिवहन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उच्च वर्गीय जो बड़े पौधा होता है, बहुकोशिकीय पौधा होता है, उसके प्रत्येक भाग में जड़, तना, पत्ती और अलग अलग भाग में भोजन बनाने का क्षमता नहीं होता है। इसीलिए खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होना जरूरी होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे छोटे पदार्थ, छोटे पौधा जैसे कि यूग्लिना और सबल, इसका जो प्रत्येक भाग, इसका शरीर ही छोटा है, तो प्रत्येक भाग में खुद अपना भोजन बनाता है, इसीलिए इसमें परिवहन केवल विसरण के कारण होता है। तो ये था हम लोग का परिवहन का लेक्चर 1। अब नेक्स्ट हम देखेंगे परिवहन का लेक्चर 2।